हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अगर बंगाल में मुसलमान असुरक्षित हुए तो बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं छोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, भारत के पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद भारत के खिलाफ जमकर बांग्लादेश से उगला गया है जहर। अगर मुसलमान सुरक्षित नहीं तो हिंदुओं को भी नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे बांग्लादेशी मौलाना की धमकी। आखिर कौन है ये मौलाना, इसने और क्या क्या बातें कही हैं दोस्तों धमकी में। सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों, वहीं बताएंगे अपने देश के मिसाइल को भारत के ब्रह्मोस का जवाब बताकर खाड़ी देशों को चूना लगाने की तैयारी में पाकिस्तानी पीएम शहबाज और मुनीर। बताएंगे कैसे चीन की फेल मिसाइल का दलाल बना पाकिस्तान। तो वहीं सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 घंटे में 2 बार कर दी तेल बचाने की अपील। क्या कुछ बड़ा संकट आने वाला है भारत पर? क्या अब कुछ ऐसा होने वाला है कि भारत भी अब बैकअप नहीं बना पा रहा है? आखिर क्या होने वाला है दोस्तों? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये अपील वाकई में कोई बहुत बड़ा संकट लाने वाला है? क्या उनके अपील का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक इशारा है? क्या आगे कुछ बड़ा होने वाला है दोस्तों, लॉकडाउन जैसा? बताएंगे उनके अपील का क्या है संकेत दोस्तों। वहीं कब आएंगे महिलाओं के खाते में 3000 रुपए? एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि बांग्लादेश के जितने भी घुसपैठिए भारत में मौजूद है, इनको पहले तो बात ना माने तो लात से भगाना चाहिए। जो यहाँ रहकर खा भी भारत कर रहे हैं और बुराई भी भारत की कर रहे हैं, तो अपनी राय देकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर की, जहां बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलाना अनायतुल्लाह अब्बासी ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की जीत के बाद भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। उसने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, तो बांग्लादेश में हिंदुओं को भी सुरक्षित रहने नहीं दिया जाएगा। अनायतुल्लाह अब्बासी इससे पहले भी भारत को धमकी देता रहा है दोस्तों। उसने 2023 में मदरसों को हथियार से लैस कर मिलिट्री बेस बनाने की सलाह दी थी। इसके अलावा उसने धमकी दी थी कि बांग्लादेशी मुसलमान नई दिल्ली पर इस्लामिक झंडा फहराएंगे। मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी ने कहा कि भारत में हिंदुओं के लिए यहूदी मॉडल की तरह एक हिंदू केंद्रित व्यवस्था बनाना नामुमकिन हो जाएगा। बीजेपी जिसने अब पश्चिम बंगाल में सत्ता संभाल ली है, पहले से ही इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। बीफ बेचने वाले दुकानों को तोड़ा जा रहा है और मुसलमानों पर जुल्म और अत्याचार किए जा रहे हैं। इसका हर हाल में विरोध किया जाना चाहिए। उसने बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार पर भी निशाना साधा। मौलाना ने कहा कि इस स्थिति का मुकाबला करने की बांग्लादेश सरकार पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। दरअसल ये एक बहुत ही अहम फर्ज है। भारत को एक सख्त चेतावनी दी जानी चाहिए कि हम उसके साथ अपने व्यापारिक संबंध तोड़ देंगे। इसके अलावा ये भी साफ कर दिया जाना चाहिए कि अगर पश्चिम बंगाल में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो बांग्लादेश में हिंदुओं को भी सुरक्षित रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक मिलकर बनाया गया कूटनीतिक और राजनीतिक दबाव डाला जाना चाहिए। मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक वक्ता है। वो अपने भारत विरोधी भड़काऊ भाषणों और नफरती बयानों के कारण कुख्यात है। अब्बासी ने धमकी दी थी कि बांग्लादेश के मुसलमान दिल्ली में इस्लाम का झंडा फहराएंगे और मदरसों को हथियारों से लैस छावनी में बदल देंगे। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विवादित और आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया था, जिसने अब भारत की बीजेपी सरकार को धमकी दी कि अगर बंगाल में मुसलमान असुरक्षित हुए तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर संकट आ जाएगा। तो दोस्तों, इन खबर को बताने के पीछे हमारा मकसद यही है कि आप ये देखिए कि 15 सालों से बंगाल में टीएमसी की सरकार थी, तब तक ये कट्टरपंथी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में सरकार में आ जाने से कैसे इन कट्टरपंथियों की हालत खराब हुई है, कैसे इन कट्टरपंथियों के माहौल में एक बड़ा विस्फोट हुआ है, जो अब ऐसी धमकी दे रहा है कि बंगाल में एक भी मुसलमान असुरक्षित हुआ तो बांग्लादेश में उतने ही हिंदू असुरक्षित कर दिए जाएंगे। ऐसे अगर आप भी मानते हैं कि बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार को इन कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, खुलेआम ऐसी धमकी देने वालों को जेल होनी चाहिए, तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर कहिएगा दोस्तों। लेकिन हमें नहीं लगता कि तारिक रहमान इन कट्टरपंथियों पर एक्शन लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बंगाल की तारिक सरकार भी इनकी आवाज बनी हुई है। हालांकि दोस्तों, इस धमकी पर आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस कट्टरपंथी मौलाना को तगड़ा जवाब दीजिएगा कमेंट में। साथ में रिक्वेस्ट है दोस्तों, सामने
आपने लाइक का बटन अभी तक इस लाइक के बटन को नहीं प्रेस किया है, नहीं दबाया है, तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा दोस्तों, इस लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। उधर भारत ने भी बड़ा कदम उठा लिया, बांग्लादेश सीमा पर बाड़े बंदी के लिए बीएसएफ को मिलेगी जमीन। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ ही कई नए फैसले लिए जा रहे हैं। सोमवार को बंगाल कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान कर दिया है कि अब पश्चिम बंगाल से लगी बांग्लादेश की सीमा पर बाड़बंदी बोले तो फेंसिंग के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन दी जाएगी। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भूमि एवं राजस्व विभाग और मुख्य सचिव को अगले 45 दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने अवैध घुसपैठियों के हित में केंद्र और अदालतों के निर्देशों की अनदेखी की थी। ऐसे में दोस्तों, क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? भारत के कौन कौन से राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है? भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? देखते हैं दोस्तों कौन कौन बिल्कुल सटीक जवाब देता है। इसी बीच बांग्लादेश ने एक और सुनहरा मौका हाथ से गवा दिया दोस्तों। धो सकता था पुराने अपने पाप, लेकिन मोहम्मद यूनुस वाली ही गलती कर बैठे तारिक रहमान। अब आप कहेंगे वो कौन सा मौका मिला था तारिक रहमान को जिससे वो चूक गए? आपको बता दें, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भी हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति में अब भी कोई खास सुधार दिखाई नहीं दे रहा। हिंदू संत ब्रह्मचारी चिन्मय कृष्ण दास को जमानत नहीं मिलने के बाद एक बार फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस घटना के बाद माना यह जा रहा है कि नई सत्ता व्यवस्था में भी हिंदू समुदाय को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। रविवार को बांग्लादेश हाईकोर्ट ने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज कर दी। उम्मीद ये की जा रही थी कि देश में नई सरकार आने के बाद उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि 2024 में एक वकील की हत्या से जुड़े मामले की सुनवाई फिलहाल चटगांव की निचली अदालत में चल रही है और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इस वजह से अभी जमानत पर विचार नहीं किया जा सकता। हालांकि हाईकोर्ट सोमवार को दास के खिलाफ दर्ज 4 अन्य मामलों में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। दोस्तों, अभी हाल ही में चिन्मय दास के वकील ने अदालत में कहा है कि वे लंबे समय से जेल में हैं और उनकी तबीयत भी खराब है। इससे पहले अप्रैल 2025 में हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से जुड़े राजद्रोह मामले में उन्हें जमानत दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय पीठ ने उस आदेश पर रोक लगा दी। विश्लेषकों का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद हिंदू संगठनों के ने लगातार हमलों और भेदभाव के आरोप लगाए थे। अब नई राजनीतिक व्यवस्था और तारिक रहमान के प्रभाव के बावजूद अल्पसंख्यकों को लेकर नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो कार्य मोहम्मद यूनुस कर रहा था सेम टू सेम वही काम तारिक रहमान भी करता दिखाई दे रहा है दोस्तों। यानी कि एक मौका मिला था तारिक रहमान को बांग्लादेश की गलतियों को सुधारने का। धो सकता था वो अपने पुराने पाप, लेकिन उसने भी गवा दिया अपने हाथों से ये मौका। इस पर आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों अवश्य कमेंट करके बताइएगा। अब बात कर लेते हैं अगली बेहतरीन खबर की, जहां चीन की फेल मिसाइल का दलाल बना पाकिस्तान। ब्रह्मोस का जवाब बताकर खाड़ी देशों को चूना लगाने की तैयारी में शहबाज और मुनीर। बता दें, अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद उसे पाकिस्तान खुद को खाड़ी देशों के रक्षक के रूप में पेश कर रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते को कतर जैसे दूसरे देशों के ललचाने के लिए कर रहा है। दरअसल पाकिस्तानी सेना अरबों डॉलर के हथियार लेना चाहती है ताकि वो भारत के खिलाफ अपनी सैन्य तैयारी को मजबूत कर सके। ईरान के खिलाफ अमेरिकी हथियारों के फेल होने के बाद अब पाकिस्तान खाड़ी देशों को चीन के बनाए हथियारों की बिक्री करने के लिए दलाली करने में जुट गया है। पाकिस्तान ने पहले दावा किया था कि खाड़ी देश JF-17 फाइटर जेट को खरीदना चाहते हैं। अब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर फतेह 3 मिसाइल को खरीदने के लिए खाड़ी देशों को लालच दिया है। पाकिस्तान का दावा है कि फतेह 3 मिसाइल भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का जवाब है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के कई एयरबेस पर जमकर तबाही मचाई थी। पाकिस्तान ने अब चीन की तकनीक पर बनाई गई फतेह मिसाइल के नए संस्करण को पेश करने का दावा किया है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फतेह मिसाइल से हमले किए थे, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे हवा में ही तबाह कर दिया था। एक्सपर्ट का कहना है कि चीन पाकिस्तान के रास्ते खाड़ी देशों के हथियार बाजार में घुसना चाह रहा है, जहां अभी तक अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबदबा रहा है। दोस्तों, भारत के खिलाफ बढ़त बनाने के लिए पाकिस्तान चीनी मिसाइलों पर दाव लगा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रह्मोस की तुलना में
फतेह-3 जो है वो हल्की मिसाइल है। ब्रह्मोस की रेंज भी फतेह से काफी ज्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस के वार का पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं था, लेकिन फिर भी वो झूठा इस ब्रह्मोस मिसाइल को बदनाम कर रहा है दोस्तों, और फतेह-3 की तारीफ करके खाड़ी देशों को बेचना चाहता है। चीन का दलाल बन चुका है शहबाज और मुनीर। सऊदी अरब ईरान के खतरे को देखते हुए अपनी मिसाइल पावर को चुपचाप तरीके से बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से फतेह-3 मिसाइल को खरीद सकता है। सऊदी अरब ने सीक्रेट मिसाइल बेस और सुरंगें भी बना रखी हैं। सऊदी अरब ने चीन से DF-3 मिसाइल ऑलरेडी खरीद रखी है। तो देखा आपने दोस्तों कैसे चीन की फेल मिसाइल का दलाल बन चुका है पाकिस्तान, जो ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल को कमतर बता रहा है इस फतेह-3 मिसाइल के आगे। ऐसे में आप भी इन पाकिस्तानियों का जवाब दीजिएगा दोस्तों कमेंट में और कह दीजिएगा ब्रह्मोस मिसाइल इज द बेस्ट मिसाइल, जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली 5 देशों के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल्द ही 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 से 20 मई तक UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जहां वे UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं को द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलेगा। वे मजबूत राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच के संबंधों पर आधारित द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने का काम करेगी। वहां से अपनी यात्रा के दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के निमंत्रण पर 15 से 17 मई तक नीदरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। फिर उसके बाद तीसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वीडन के PM उल्फ क्रिस्टरसन के निमंत्रण पर 17 से 18 मई को स्वीडन के गोथेनबर्ग की यात्रा करेंगे। फिर उसके बाद यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी जी 18 से 19 मई को तीसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय वार्ताओं के लिए नॉर्वे की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऑल द बेस्ट PM मोदी जी जरूर कहिएगा आप लोग। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां हंता वायरस के संपर्क में आए 17 अमेरिकी यात्रियों को अमेरिका के नेब्रास्का मेडिकल सेंटर लाया गया है। दोस्तों यहां उन्हें 42 दिनों तक निगरानी और क्वारंटीन में रखा जाएगा। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग HHS के मुताबिक इन सभी यात्रियों को अमेरिकी सरकार के स्पेशल विमान से वापस लाया गया है। ये सभी यात्री MV हॉर्डियंस नाम की उस क्रूज शिप से लौटे हैं जहां वायरस के मामले सामने आए थे। यह जहाज स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में रुका था। इसके बाद एक यात्री में हंता वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि दूसरे में हल्के लक्षण पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर दोनों को स्पेशल सिक्योरिटी सिस्टम में लाया गया। डॉक्टर अब बाकी यात्रियों की जांच करेंगे कि उनमें संक्रमण है कि नहीं है। अगर कोई बीमार पाया जाता है तो उसका इलाज किया जाएगा। जो लोग स्वस्थ होंगे उन्हें घर भेज दिया जा सकता है, लेकिन उनकी निगरानी जारी रहेगी। अगली खबर की बात करते हैं, जहां हॉर्मुज से धड़ाधड़ पाकिस्तान लेकर आ रहे तेल टैंकर। आखिर क्यों इस्लामाबाद पर इतना मेहरबान हुआ ईरान, या कोई और है बात? ईरान ने क्यों दी हॉर्मुज में स्पेशल एंट्री? मिडल ईस्ट में फिर से जंग जैसे हालात और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बनी अस्थिरता की वजह से दुनिया के कई देशों को कच्चे तेल और गैस की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ईरान के पड़ोसी पाकिस्तान में इस समय तेल और गैस की भारी कमी हो गई है। यही कारण है कि कतर से गैस से भरा एक कार्गो शिप पाकिस्तान पहुंच रहा है। ईरान और पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत हाल ही में एक कार्गो शिप पाकिस्तान पहुंचा था। अब फिर से विशेष इंतजाम के तहत कतर का दूसरा LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर पाकिस्तान जा रहा है। सवाल है कि क्यों इस्लामाबाद पर इतना मेहरबान हुआ ईरान? आपको बता दें, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कतर सरकार के साथ हुए समझौते के तहत पाकिस्तान को LNG बेची जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच अस्थायी शांति को लेकर पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में है। कतर और पाकिस्तान के बीच भरोसे को मजबूत करने के लिए ईरान ने इस खेप को मंजूरी दी थी। सूत्रों के मुताबिक कतर से लदे 2 और तेल टैंकर आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए रवाना होने की उम्मीद है। एक अन्य सूत्र ने 9 मई को रॉयटर्स को बताया कि पाकिस्तान ईरान के साथ सीमित संख्या में LNG टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति देने के लिए बातचीत कर रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को तुरंत गैस की आवश्यकता है। कतर पाकिस्तान का मुख्य LNG आपूर्ति करता है। कतर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LNG निर्यातक है और उसकी सप्लाई एशियाई देशों ज्यादातर भारत और चीन को जाती है। तो वहीं आपको बता दे, पाकिस्तान में हिंदुओं की अनदेखी का बड़ा मुद्दा, विधानसभा में उठी आवाज, मंत्री की अजीब सफाई। क्या है जानकारी? दरअसल
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अल्पसंख्यक समुदायों की उपेक्षा को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। पंजाब प्रांत की विधानसभा में विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाया कि 2025-26 के बजट में चर्चों और मंदिरों के संरक्षण के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया गया, जबकि अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के विकास के लिए भी पर्याप्त राशि नहीं रखी गई। सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के सीनेटर बाबा फालबस क्रिस्टोफर ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि पंजाब में चर्चों और मंदिरों की मरम्मत व संरक्षण के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया। सत्तारूढ़ पार्टी के अल्पसंख्यक सीनेटर ने आरोप लगाया कि ईसाई बहुल बस्तियों के विकास के लिए भी लगभग कोई बजट नहीं रखा गया। क्रिस्टोफर ने सरकार से मांग की है कि 2026-27 के बजट में अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक स्थलों और बुनियादी सुविधाओं के लिए पर्याप्त फंड आवंटित किया जाए। वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP के हिंदू विधायक बसरी जी ने कहा कि दक्षिण पंजाब में बड़ी संख्या में हिंदू आबादी रहती है, लेकिन उनके लिए कोई ठोस कल्याणकारी योजना शुरू नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू इलाकों के विकास के लिए जो सीमित फंड रखा गया था उसे बाद में वापस ले लिया गया। स्पीकर ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय आज भी वहां पीने के पानी, सफाई और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, इसीलिए विकास निधि पहले इन जरूरतों पर खर्च होनी चाहिए। आपने देखा दोस्तों कैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को लेकर नीच हरकत की जा रही है। पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज के द्वारा हिंदुओं के लिए जारी फंडिंग को वापस ले लिया जा रहा है, उनके इलाकों में विकास नहीं किया जा रहा और अब मंत्री अजीब सी सफाई दे रहे हैं और इन बातों को छुपाने के लिए उल्टा पाकिस्तान भारत पर मुस्लिम समुदाय को लेकर आरोप लगाने लगता है, जबकि रियलिटी क्या है दोस्तों हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कमेंट में लिखकर अवश्य बता दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अमेरिका के जरिए सीज फायर की मांग की थी, लेकिन दोस्तों अब आसिम मुनीर की इसी जीत वाली कहानी पर अमेरिका ने फोड़ दिया सच का बम। बता दिया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हालिया बयान के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने दावा किया कि भारत ने पिछले साल संघर्ष के दौरान अमेरिका के जरिए मध्यस्थता और सीज फायर की इच्छा जताई थी। हालांकि अमेरिका में दर्ज आधिकारिक लॉबिंग रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के इस दावे से उलट तस्वीर पेश कर रहे हैं। रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वार्टर में मार्काए हक की पहली बरसी पर बोलते हुए आसिम मुनीर ने कहा कि भारत की तुलना में पाकिस्तान की रणनीति बेहतर रही और नई दिल्ली ने अमेरिकी नेतृत्व के जरिए बातचीत की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने क्षेत्रीय शांति के हित में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन अमेरिकी विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम फारा के तहत जमा दस्तावेजों ने पाकिस्तान के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 6 मई से 9 मई 2025 के बीच पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में करीब 60 अलग अलग संपर्क अभियान चलाए। इनमें अमेरिकी सांसदों, कांग्रेस स्टाफ, ट्रेजरी अधिकारियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों, रक्षा अधिकारियों और मीडिया संगठनों से लगातार संपर्क शामिल था। ये दस्तावेज बताते हैं कि पाकिस्तान की ओर से कई बैठकों का अनुरोध किया गया, जिनमें राजदूत के साथ मीटिंग्स और डिफेंस अटैचे मीटिंग रिक्वेस्ट जैसी प्रविष्टियां दर्ज थी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान जितना स्मार्ट बनने का प्रयास करता है उतनी ही उसकी किरकिरी हो जाती है। कोई ना कोई उसका पोल खोल ही देता है, रियलिटी चेक दे ही देता है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां वही पाकिस्तान के खिलाफ फिर गरजे मीर बलूच। BLA को आतंकी संगठन बताने पर ऑस्ट्रेलिया को लताड़ा, कहा सबूत दिखाओ तो माने। जी हां, बलूचिस्तान आंदोलन के एक वरिष्ठ नेता ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA को आतंकवाद से जोड़ने के फैसले के औचित्य पर सवाल उठा दिया। प्रमुख बलूच कार्यकर्ताओं में से एक मीर यार बलूच ने ऑस्ट्रेलिया को चुनौती दी कि वो BLA के हमले का कोई सबूत पेश करे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संगठन को आतंकी घोषित करना पाकिस्तानी लामबंदी और दुष्प्रचार का परिणाम है। मीर यार बलोच ने PTI भाषा को बताया कि न्याय, लोकतंत्र और मानवीय गरिमा को महत्व देने वाले राष्ट्र के रूप में ऑस्ट्रेलिया के पास न केवल कब्जा करने वाले पाकिस्तान की आवाज सुनने का नैतिक अवसर है, बल्कि उन उत्पीड़ित लोगों की आवाज भी सुनने का अवसर है जो मान्यता और सम्मान और शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपने भविष्य का निर्धारण करने के अधिकार की मांग कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, ब्रिटेन में चीन के सीक्रेट जासूसी नेटवर्क का हुआ पर्दाफाश। ब्रिटेन ने चीनी राजदूत को किया तलब। दोस्तों, ब्रिटेन और चीन के रिश्तों में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। लंदन की अदालत द्वारा 2 लोगों को चीन के लिए जासूसी करने का दोषी ठहराए जाने के बाद ब्रिटेन ने चीन के राजदूत झेंग ज़ेंगुआंग को तलब कर कड़ी नाराजगी जताई है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश के भीतर किसी विदेशी सरकार द्वारा डराने, निगरानी करने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश ब्रिटेन की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है और इसे किसी
किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लंदन की सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट ने वाई ची लियोंग और यूएन चुंग बियू नाम के 2 लोगों को चीन की ओर से जासूसी करने का दोषी पाया। वहीं बीजिंग ने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यात्रा की पुष्टि। जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। दोस्तों, क्या है उनका मकसद बता दें। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मूल रूप से 2026 की पहली तिमाही में चीन का दौरा करने की योजना बनाई थी, लेकिन ईरान वॉर के बाद से इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 11 मई को घोषणा की कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन की राजकीय यात्रा करेंगे, तो ये उनकी दूसरी चीन यात्रा होगी। इससे पहले ट्रंप 2017 में चीन गए थे, जब उन्हें फॉरबिडन सिटी में स्पेशल टी रिसेप्शन मिला था। तैयारी अंतिम चरण में है। पिछले साल अक्टूबर 2025 में ट्रंप और शी जिनपिंग ने साउथ कोरिया के बुसान में मुलाकात की थी। वहां ट्रेड ट्रूज हुआ, टैरिफ पर 1 साल का समझौता। ट्रंप ने चीन को सबसे बड़ा पार्टनर भी कहा था और फैंटास्टिक रिलेशनशिप की बात की थी। उसी मीटिंग में उन्होंने स्प्रिंग 2026 में चीन आने की प्लानिंग की पुष्टि की। अब यह यात्रा उस ट्रूज को आगे बढ़ाने और रिश्तों को स्टेबल करने का प्रयास है। काफी लोगों के कमेंट थे दोस्तों कि अगर ये यात्रा सफल रहती है तो क्या इसका असर होगा। तो आपको बता दें, ट्रेड पर सबसे बड़ा इसका फायदा होने वाला है। अगर नई डील हुई तो चाइनीज गुड्स पर टैरिफ्स और कम हो सकते हैं। अमेरिकी कंपनियां जैसे एप्पल, टेस्ला को राहत मिलेगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। चीन के लिए भी एक्सपोर्ट मार्केट मजबूत होगा, सप्लाई चेन स्थिर रहेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों तरफ बिजनेस लीडर्स उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा हो और यही वजह भी है उनके चीन जाने का। इसी के साथ में दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके द्वारा जो पूछा गया था वो ये कि ट्रंप के चाइना दौरे के बाद क्या भारत के लिए ये खतरे की घंटी होगी। तो आपको बता दें दोस्तों, जैसा कि सर्कमस्टांसेस हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं, अमेरिका और चीन के संबंधों में पिछले कुछ समय से तनाव रहा है। भारत की दृष्टि से देखें तो नई दिल्ली के लिए यहाँ सबसे सही स्थिति है। पिछले 2 दशकों में भारत की विदेश नीति ने अमेरिका और चीन की तनातनी से फायदा ही उठाया है। चाहे वो क्वाड हो, अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, या फिर चीन को निशाना बनाकर बनाई गई चिप प्रणाली हो। चीन के सामने भारत हमेशा से ही अमेरिका की पहली प्राथमिकता रहा है। चीन को काउंटर करने की अमेरिकी नीति में भारत हमेशा से एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद स्थिति बदल गई है, क्योंकि उसने आते ही सबसे पहले पाकिस्तान से हाथ मिलाया, जो कि भारत का दुश्मन देश है। और नई दिल्ली के लिए यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अगर ट्रंप और जिनपिंग की इस बैठक के दौरान अमेरिका और चीन दोस्ती पर पहुंचते हैं तो भारत के लिए ये एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि फिर उसे पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के त्रिकूट का सामना करना पड़ सकता है। यानी भारत को इन त्रिकूट का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर अगर इनकी यह बैठक दुश्मनी पर खत्म होती है, तब भी भारत को एक बेहद संकटपूर्ण स्थिति का सामना करते हुए पूरे तरीके से किसी एक पक्ष को चुनना पड़ेगा, तो भी भारत के लिए संकट ही होगा। लेकिन ये दूसरी स्थिति फिर भी भारत के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अमेरिका और चाइना में फूट पड़ेगा तो अमेरिका उतना ही ज्यादा भारत के करीब आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दूसरी स्थिति फिर भी भारत के लिए काफी फेवरेबल है। आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 घंटे में 2 बार की तेल बचाने की अपील। क्या कोई बड़ा संकट आने वाला है? क्या इसके पीछे उन्होंने कोई बहुत बड़ा संकेत दिया है? आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 घंटे में लगातार दूसरी बार देशवासियों से तेल की बचत करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि तेल की बचत अब हर नागरिक की जिम्मेदारी है। वडोदरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से पूरी दुनिया अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना महामारी, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, इन सब का असर भारत पर भी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट को इस दशक के बड़े संकटों में से एक बताते हुए कहा कि जब देशवासियों ने मिलकर कोरोना का सामना किया तो इस चुनौती से भी हम अवश्य ही पार पा लेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि आम लोगों पर इसका कम से कम प्रभाव पड़े, लेकिन इस समय जन भागीदारी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से पूरी दुनिया लगातार अस्थिरता और संकटों से गुजर रही है। पहले कोविड-19 महामारी का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, इन सभी परिस्थितियों का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोविड महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट था तो पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से बनी स्थिति इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक है। हमने मिलकर कोविड का सामना किया था, ठीक उसी तरह इस संकट से भी हम अवश्य पार पा लेंगे।
एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका मानना है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र में अस्थिरता बनी रही तो कच्चे तेल की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। भारत सरकार पहले से ही ऊर्जा संरक्षण, घरेलू उत्पादन बढ़ाने और टिकाऊ ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है ताकि वैश्विक संकट का असर देश की अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम रहे। इसीलिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक आम नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि ऊर्जा की बचत करें, जिससे देश को किसी बड़ी समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के तेल बचाने की अपील के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सोमवार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस बैठक में मंत्रियों का वो ग्रुप भी शामिल हुआ जिसे पश्चिम एशिया में उपजे हालात पर नजर रखने के लिए तैयार किया गया है। ये बैठक इस क्षेत्र का ताजा हाल और इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। तो वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां पंजाब में सीएम भगवंत मान को घर वालों ने ही दे दिया करारा झटका। चाचा और भाई भाजपा में हो गए शामिल। दोस्तों, पंजाब की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने देखने को आया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान भाजपा में शामिल हो गए। सोमवार को चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर में पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ज्ञान सिंह को पार्टी में शामिल करवाया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे, जिन्होंने नए सदस्य का स्वागत किया। भगवंत मान के परिवार से जुड़े एक सदस्य के बीजेपी में शामिल होने से सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ये सीएम के घर में बीजेपी की बड़ी सेंध मानी जा रही है। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी पंजाब में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है और ऐसे नए साथी पार्टी को और मजबूत प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री के चाचा बलजिंदर सिंह ने भी भाजपा का दामन थामा है। कुछ दिनों पहले ही राज्य सरकार ने उनके ढाबे की रसोई बंद करवा दी थी। तो कुछ दिन पहले ही बलजिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि वैसे तो ये एनआरआई को पंजाब में बुलाते हैं, लेकिन अब एनआरआई जो यहाँ आकर अपना कारोबार कर रहे हैं उनकी रसोई सरकार बंद करवा रही है। ज्ञान सिंह आम आदमी पार्टी के लिए वे लोकसभा और विधानसभा चुनावों में प्रमुख अभियान रणनीतिकार रहे हैं। यानी दोस्तों, अपना घर ही नहीं संभाल पा रहे हैं भगवंत मान, वो पंजाब क्या ही संभालेंगे? क्या है इस पर आपकी राय? अवश्य कमेंट कीजिएगा दोस्तों। वहीं हिमंता बिश्व शर्मा आज ले रहे हैं सीएम पद की शपथ। वो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। मंगलवार यानी आज के दिन होने वाले इस शपथ ग्रहण के साथ असम में भारतीय जनता पार्टी नित्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का लगातार तीसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है। ये समारोह खाना पारा पशु चिकित्सा महाविद्यालय मैदान में आयोजित होगा, जहाँ सुबह 11:40 पर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मुख्यमंत्री और नई मंत्री परिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और सर्बानंद सोनोवाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रह सकते हैं। ऐसे में हिमंता बिश्व शर्मा को कांग्रेचुलेशन आप लोग अवश्य कहिएगा दोस्तों। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।